नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की आइए हम सब श्रृंखला को करते हैं, ठीक ना। तो बिना देरी किए हुए सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को कीजिए, ठीक ना। तो एक बार सभी लोग प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि क्लास को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा है, पता नहीं क्यों विगत एक महीने से तबीयत में सुधार नहीं हो रही, ठीक ना। तो आप सब भी साथ में बने रहिए और चीजों को समझते चलिएगा, ज्यादा चिल्लाइएगा नहीं, ठीक ना, सिर्फ पढ़िएगा, ठीक। तो एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि क्लास को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा कि भेल जाति जो है यानी जनजाति कहां पाई जाती है? असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन के अनुसार आपको फटाफट एक बार सब लोग जवाब दीजिए। और शानदार सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, सारे लोगों को, प्राची पांडे जी, आपको जो है अजय जी, सभी को, ठीक ना, बिहार से नीतीश जी, सभी को एकदम गुड मॉर्निंग। चलिए एकदम शानदार तरीके से आप सब फटाफट लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं और प्रश्नों का जवाब बिल्कुल शानदार तरीके से देते चलिए। हाँ जी बिल्कुल, कुछ लोगों का जवाब गलत आ रहा है बच्चा, इसका जवाब जो है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों का एकदम शानदार जवाब आपको, भील जनजाति जो है ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान में भी पाई जाती है यह जनजाति। तो ये कई राज्यों में आपको जनजाति पाई जाती है। इसी तरह यदि बातें की जाए तो आपको जो है पश्चिम बंगाल में भी कई जनजाति पाई जाती है, जैसे उरांव जनजाति जो है, उरांव ये आपको झारखंड में भी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है उरांव, ठीक ना। वहीं आपको दोनों ही राज्यों में संथाल जनजाति, ये संथाल बिहार में, झारखंड में भी पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में भी संथाल पाई जाती है। आपको बिहार में मुंडा नामक जनजाति पाई जाती है, मुंडा, ठीक ना, हो, ये सभी जनजातियां आपको झारखंड के हैं। वहीं पे असम में जो पाई जाती हैं, असम और नागालैंड दोनों में लगभग मिले जुले जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको जो है नागा जनजाति, ठीक, कौन सी, नागा जनजाति जो है यहाँ पे पाई जाती है। इसके साथ साथ बोडो आप लोगों को याद होगा, बोडो। यहीं पे एक और जनजाति है डाफला, ये सभी जनजातियां जो हैं ये आपको असम में पाई जाती हैं। तो इस तरह आप सब भेल जनजाति जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र में आपको भेल नामक जनजाति पाई जाती है, ठीक। तो शानदार तरीके से जनजाति से एक ना एक प्रश्न आपको बनता है और पूछता है, चाहे यूपी पूछे, चाहे यूपी के बाहर की जनजाति पूछे, ठीक ना। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार पुनः फिर निवेदन है आप सबसे, ठीक ना, कि क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ठीक। तो विटामिन ए आया। अब विटामिन से हम लोग बातें, आप लोग जवाब देते रहिए, तब तक विटामिन के विषय में देख लीजिए। विटामिन का आविष्कार किसने किया या किसने खोज किया, खोजा किसने? तो विटामिन की खोज जो किए वो फंक साहब ने किए। किसने? फंक किए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के विटामिन आपको होता है। एक आपको जो है वसा में घुलनशील विटामिन, किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक, घुलनशील विटामिन। और दूसरा जो होता है जल में घुलनशील, ये आपको घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील होता है वह आपको कौन सा होता है? तो बी और सी, ये आपको जल में घुलनशील होता है। बाकी के ये आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन एफ, विटामिन के, ये सब के सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, ठीक ना। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल।
ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक ना। और ये प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। किसमें? गाजर में प्रचुर मात्रा में आपको पाया जाता है। पका आम में भी विटामिन, पका आम में भी आपको विटामिन ए होता है। सेव में भी आपको विटामिन ए होता है, ठीक ना। इसके साथ ही विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है, ठीक ना। रतौंधी ये आपको जो है ये बातें याद रखिए, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हुई। अब इस तरह आपको विटामिन शरीर में कहां भंडारित होता है? तो यकृत में आपको भंडारित होता है। किसी को कोई भी दिक्कत? हाथ उठाइएगा एक बार। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? सारी बातें समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक ना। चीजें एकदम आप आसानी से चीजों को देखते चलिए और सारी चीजें सीखते चलिए। बाकी के कहीं भी कुछ भी नहीं है, ठीक। एकदम ऑथेंटिक प्रश्नों को पढ़िए। बाकी की चीजें हवा हवाई में बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टॉक फार्मिंग। शायद मैंने आपको एक दिन स्टॉक फार्मिंग के विषय में आपको मैंने बताया था, ठीक ना। चूंकि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर से मैंने बहुत ढेर सारे बच्चा आपको प्रश्न करा चुका हूं। ये आप श्रृंखला देखोगे तो इतना प्रश्न कराया एग्रीकल्चर से कि मैं खुद भी अचंभित हूं कि कैसे इतने दिनों तक चल रहा है। तो ये स्टॉक फार्मिंग जो है ये पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। यानी स्टॉक फार्मिंग में क्या जाता है? पशुओं को एक जगह आपको जो है पशु की संख्या में वृद्धि करने के लिए स्टॉक फार्मिंग यानी उन्नत किस्म के जो आपको पशु तैयार किए जाते हैं वो स्टॉक फार्मिंग के जरिए ही तैयार किए जाते हैं, ठीक ना। एकदम जबरदस्त तरीके से यहां बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में मूंग के मामले में, अरहर के मामले में, मटर के मामले में या मसूर के मामले में, तो उत्तर प्रदेश आप सबको बता दें मसूर के मामले में भारत में पहले स्थान पर, यानी मसूर का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक ना। जबकि कुल दलहन के मामले में, कुल दलहन, ठीक ना, दलहन के मामले में पहले नंबर पे आपको जो है मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। शायद एक दिन मैंने शायद महाराष्ट्र बता दिया था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ठीक ना। तो वो मिस्टेक, इसको सुधार कर लीजिएगा। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे आपको जो है महाराष्ट्र है। ये बातें याद किए रहिएगा, ठीक ना। और दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम के जीवाणु पाए जाते, बार बार पूछता है। दलहन पौधों के जड़ों में, पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये लाइन याद रखे रहिएगा, नामक जीवाणु। बचपन में बहुत पढ़े होंगे, 5 या 7वीं में ये बातें आपको 7 या 8 में खूब ये राइजोबियम के जीवाणु किसमें पाए जाते हैं? तो दलहन पौधों की जड़ों में। ये करते क्या है? तो आपको नाइट्रेट करने की क्रिया जो है ये आपको नाइट्रोजनीकृत करते हैं मिट्टी को, ठीक ना। तो ये बातें ये आपको जो है महत्वपूर्ण बातें हुई, ठीक। तो ये आप सबको एकदम चीजें समझ में आ रही होंगे, उम्मीद यही करता हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि रिकॉर्ड का मतलब गिरदावरी है, पंचनामा है, जमाबंदी है या खतौनी है। सबका आपको जो है अलग अलग बातें हैं। अब ये आपको भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है, जल्दी से फटाफट एक बार आप सब जवाब दीजिए, तब आगे की बातों को बताएंगे, ठीक ना। एकदम आगे की बातें तभी बताई जाएंगे जब आप जवाब देंगे, ठीक। तो एकदम उत्तम चतुर्वेदी जी बिल्कुल सही है। चलिए एक बार सारे लोग फटाफट एकदम जवाब देते चलिए। चलिए देखते हैं
हाँ जी, तो कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल गलत है और कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक ना। लेकिन ये आपको गिरदावरी होता है, देखो भूलना नहीं, ठीक ना। जमाबंदी कुछ लोग बता रहे हैं गलत है, आप सबको बताना क्या है, गिरदावरी। गिरदावरी कहते किसको है, तो गिरदावरी जो है पटवारी या लेखपाल द्वारा, पटवारी मैं लिख दे रहा हूं पूरी बातें, पटवारी या लेखपाल द्वारा, ठीक ना, लेखपाल द्वारा किसानों के खेतों में, किसानों के खेतों में बोई गई फसल, बोई गई फसल का किस्म, यानी बोई गई फसल कौन सी फसल है, बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्र सरकार के पास भेजा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, भेजा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गिरदावरी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये बातें आप सबको याद होना चाहिए, पता होनी चाहिए, गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में, ये हमारा वीडियो की शानदार बुक है, हमारी संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से लिखी गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक ना। बिना मन लगाए पढ़ेंगे तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत चरितार्थ होगी। तो उस चरितार्थ से बचने के लिए आप सब शानदार तरीके से पहले से ही चीजों को रिवीजन और दोहराना चालू कर दीजिए। आपको इसके साथ ही ये शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से एकदम फ्री वाली बुक दी गई है, ठीक ना। फ्री में प्रैक्टिस सेट है और जबरदस्त है, आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट परीक्षा देने जाने से पहले रामबाण के रूप में काम करता है, ठीक। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो ये सबको पता है, ठीक। ये ब्राजील जो है विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है, सर्वाधिक गन्ना का उत्पादक देश है, गन्ना उत्पादक देश है, ये बातें उत्पादक देश, ठीक ना। लेकिन भारत जो है यह दूसरा, भारत कैवे नंबर पे, तो भारत दूसरा या सेकंड गन्ना उत्पादक देश है, ये सबको पता है। गन्ना जो है ये चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं, गलती नहीं करिएगा, क्यूबा लैटिन अमेरिकी देश है। कौन सा देश है, तो आपको जो है लैटिन अमेरिकी देश, लैटिन अमेरिकी देश आपको जो है अमेरिकी देश माना जाता है क्यूबा, ठीक ना। क्यूबा फिदेल कास्त्रोवा पहले यहाँ के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, ये साम्यवादी सरकार आपको जो है क्यूबा में भी है। चलिए देखिए, आपको जो है भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, भारत में चीनी का कटोरा तब बताएगा कि भारत में चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है, और सर्वाधिक जो है चीनी मिलें ये भी आपको यूपी में है, सर्वाधिक चीनी मिलें आपको यूपी में है, मिले कहां है, तो यूपी में आपको सर्वाधिक चीनी मिले है, ठीक। तो ये बातें भी आप सबको, और भारत में पहली चीनी मिल कहां लगी थी, तो भारत में प्रथम चीनी मिल आपको कहां लगी थी, तो बताइएगा बेतिया बिहार में, ठीक ना। बेतिया बिहार में पहले चीनी मिल आपको भारत में लगी थी। तो ये सारे आंकड़े आपको जो है संबंधित बातों से, हाँ एक और, चुकंदर से चीनी के उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन है, ठीक ना। चुकंदर से चीनी उत्पादन में, ठीक ना, उत्पादन में प्रथम कौन है, प्रथम, तब बताइएगा चुकंदर से चीनी के उत्पादन में रूस पहले नंबर पे है। कौन सा, रूस जो है ये पहले स्थान पर
है। ठीक, तो शानदार तरीके से आप सब देखते चल रहे हैं और ये चीजें आप सब करते चलिएगा, अपनी कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, सारी बातें नोट करते चलिएगा। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम जैविक राज्य की उपाधि किसे दिया गया है? ये बात आपको जो है ये तो सही है, ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी है। लेकिन पूछे कि भारत का दूसरा आपको जो है भारत का प्रथम केंद्र शासित एवं दूसरा राज्य जो जैविक खेती पूर्णतया जैविक खेती करता है, कौन सा है? जैविक खेती करता है, कौन सा है? कोई बताएगा? कोई भी बताए। ये तो सब लोग बता देंगे कि सिक्किम जो है विश्व का, भारत ही नहीं, विश्व का प्रथम राज्य जो पूर्णतया जैविक खेती करता है, प्रथम राज्य जो पूर्णतया जैविक खेती करता है। ठीक ना, जैविक खेती करता है, ये सबको पता है। ये आप बताइए ये वाले प्रश्न को ना बेटा, गलती जवाब दे रहे हो। इसका जो होगा वह लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप जो है ये पूर्णतया जैविक खेती वाला राज्य बन गया है। ठीक, तो एकदम शानदार तरीके से प्रश्नों को हल करते चलिए और देखते चलिए। भैंसों की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? सर्वाधिक आपको जो है, अब देखो सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक भैंस ये विश्व में आपको पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे आजकल पाकिस्तान आ गया है। ठीक ना, और तीसरे नंबर पे चीन आपको जो है सर्वाधिक भैंसों के मामलों में है। ठीक, अब यहीं पे और भारत में यदि पूछा जाए, भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भैंसे हैं। कहां पे? उत्तर प्रदेश में आपको सर्वाधिक भैंसे हैं। ठीक, और भैंस की जन्म स्थली कहां है? तो भारत जो है भैंस की जन्म स्थली कहा जाता है। यदि भैंस का वैज्ञानिक नाम को पूछोगे तो बुबालस बुबैलिस। ठीक ना, इसका वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबैलिस ये इसकी जो है ये बुबैलिस प्रजाति है। ठीक ना, और ये इसका बुबालस जो है वंश है, ये इस वंश की प्रजाति मानी जाती है। ये बातें भी आप सब याद रखिएगा। ठीक ना, तो ये आपको जो है सर्वाधिक दूध कौन सी देती है? सर्वाधिक दूध तब बताइएगा, मुर्रा भैंस, नाम सुने होंगे, मुर्रा भैंस जो है ये सर्वाधिक दूध देती है। ये आप लोग याद रखिएगा, सर्वाधिक दूध देने वाले भैंस की किस्म मुर्रा माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश है? यानी कॉफी की उत्पत्ति किस देश में हुई? ठीक, तो आप कॉफी से संबंधित और प्रश्न भी बन सकता है। ये ब्राजील देख रहे हो ना बच्चा, ये ब्राजील जो है ये कॉफी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब देखो यहीं पे कॉफी उत्पादक देश कर देते हैं, कॉफी उत्पादक देश। देख लो एक बार सारी चीजें। देश में पहले नंबर पे ब्राजील आपको जो है ब्राजील माना जाता है। दूसरे नंबर पे आपको वियतनाम है, वियतनाम वर्तमान में है। और तीसरे नंबर पे कोलंबिया जो है कोलंबिया ये तीसरे नंबर पे आपको देश माना जाता है। यानी ब्राजील, वियतनाम और कोलंबिया ये आपको है। जबकि कॉफी उत्पादक राज्य की बात की जाए, कौन से राज्य हैं? तो भारत में 53% अकेले, कितना? 53% कर्नाटक करता है। कर्नाटक के बाद आपको केरल का नंबर आता है
और केरल के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, तमिलनाडु, ठीक ना, ये तमिलनाडु, ये बातें भी, कोलंबिया, ये याद रखे रहिएगा, ठीक ना। एशिया में सर्वाधिक कौन सा उत्पादन करता है, तो वियतनाम एशिया में सर्वाधिक, ये बातें भी याद रखिएगा। एशिया में सर्वाधिक कौन सा है, तो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन वियतनाम में होता है। ये दो बातें हुई। अब यहीं पे आपको महत्वपूर्ण बातों में एक और चीजें शामिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो कॉफी का मूल निवास स्थान यूथोपिया को माना जाता है, ठीक। ये तो बातें बिल्कुल सही है। अब देखो कॉफी, ब्राजील में कॉफी की मंडी किसे कहा जाता है, मंडी, एक सवाल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉफी का पत्तनम किसे कहा जाता है, पत्तन या पत्तम किसे कहा जाता है, कॉफी पत्तन और कॉफी की मंडी, तो साओ पालू ये आपको कॉफी की जो है मंडी कहलाता है। जबकि सेंटोस जो है ये कॉफी के पत्तन के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। और ब्राजील में कॉफी किस मिट्टी में, इसके लिए कौन सी मिट्टी, कॉफी या कहवा के लिए मिट्टी कैसी जरूरत पड़ती है, तो लाल रंग की मिट्टी, लाल मिट्टी में आपको कहवा सर्वाधिक उपजाऊ होता है, ठीक ना। कहवा उत्पादन, कहवे के बागान को आपको ब्राजील में फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंडा के नाम से आपको ब्राजील में जानते हैं। ये सारी बातें हुई। चलिए ठीक, अगले प्रश्न में आइए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये शायद एक दिन मैंने आपको इस प्रश्न को और कराया था, ठीक ना। रिवीजन के तौर पर है, आपको व्याख्याएं बदल जा रही होंगे, चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही होंगे, ठीक ना। तो ये आपको जो है ये केंद्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान भी पूछता है, ठीक ना। तो केंद्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, ठीक, अनुसंधान संस्थान, ये आप याद किए रहिएगा, ठीक ना। और ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक। और आपको मथुरा में जो है मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में है। और हाथियों का अस्पताल, ठीक ना, हाथियों का अस्पताल जो है, अस्पताल आपको कहाँ है, तो आपको जो है मथुरा में है। भारतीय हाथी अस्पताल केंद्र जो है ये आपको मथुरा में है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे संस्था की ओर से यानी नितिन सर के द्वारा ये हैंड रिटेन नोट्स है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो आपके सफलता में ये काफी सहायक सिद्ध होगा, ये आपसे वादा है कि जरूर से पढ़िए, जरूर से देखिए और आप सब सुनहरे भविष्य का निर्माण करिए। धान में खैरा रोग किसके रोकथाम, अच्छा, खैरा रोग के रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, तब बताएगा कॉपर सल्फेट का, बोरेक्स का, जिंक सल्फेट का या कैल्शियम सल्फेट का। तो खैरा रोग से बचाने के लिए आपको कैल्शियम सल्फेट का उपयोग जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है, जिंक का छिड़काव किया जाता है। और खैरा रोग, पत्तियां जो होती है, धान की जो पत्तियां होती है ना, जो लीफ होती है, ये पत्तियां आपको पत्तियों में रोग ऐसे डॉट 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 काले रंग का डॉट डॉट पड़ जाता है, ठीक। तो ये बातें आप सब याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक स्वरूपों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबद्ध है। ये बातें आपको गिरडेस के द्वारा, बोगार्ड्स के द्वारा, मेकाइवर के द्वारा या हेनरी मैन के द्वारा
किसके द्वारा कहा गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब जवाब दीजिएगा, जल्दी से फटाफट एक बार जवाब दीजिए, ठीक ना? हाँ जी, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से आप सब जो है जवाब दे रहे हैं। और आपको समाज स्वयं एक संघ है, ऐसी बातें किसने कहा है? तो गिडिग्स के द्वारा ये कथन गिडिग्स का है, ठीक ना? गिडिग्स का ये कथन है। राजा टोडरमल भू आलेख परीक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? ये राजा टोडरमल थे कौन? तो ये जो थे अकबर के नवरत्न थे। क्या थे? अकबर के नवरत्न रत्न में एक ये थे। और इसके साथ साथ क्या थे? तो ये राजस्व मंत्री थे, ठीक ना? राजस्व मंत्री ये अकबर के समय में थे। और अकबर के समय में इनके द्वारा एक जो है आईने 10 साला, ठीक ना? आईने 10 साला 10 साला व्यवस्था शुरू किया। व्यवस्था इन्होंने शुरू किया कब? तो 1571 ईस्वी में इनके द्वारा आईने 10 साला व्यवस्था शुरू किया गया था। और ये जो थे अकबर के काल में या मुगल काल में एकमात्र हिंदू जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, ठीक ना? मुगल काल में कालीन एकमात्र हिंदू जो वजीर या आपको जो है प्रधानमंत्री, ठीक ना? प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, ठीक ना? तो ये आपको जो है ये कहां है? तो हरदोई जिले में है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भू आलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान आपको स्थित है, ठीक? तो ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा। ये आईने 10 साला जो था इसे रैयतवाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना? रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चा, अगला कृषि या फसली वर्ष क्या है? तो भारत में आपको फसली वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष भी पूछता है, ये भी पूछ लेता है वित्तीय वर्ष क्या है। तो वित्तीय वर्ष जो है हमारा ये आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष है। जब पूछे भारत सरकार का, किसका? भारत सरकार का ये वित्तीय वर्ष है, ठीक ना? जबकि आरबीआई का वित्तीय वर्ष, आरबीआई का वित्तीय वर्ष ये कब है? वित्तीय वर्ष तो इसका जो है आरबीआई का 1 जुलाई से लेकर आपको 30 जून तक इसका वित्तीय वर्ष माना जाता है, ठीक ना? और फसली वर्ष भी आपको जो है 1 जुलाई से 30 जून तक का फसल का भी आपको फसली वर्ष माना जाता है। तो यानी जो आरबीआई का है वही आपको जो है कि कृषि का भी फसली वर्ष माना जाएगा, ठीक? तो चीजें आज एकदम शानदार तरीके से आप सब करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा है कि उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम कब आया, ठीक ना? ये गोवध निवारण उत्तर प्रदेश में पूछा, ठीक? तो बहुत लफड़ा वाला नहीं, ये सीधे सीधे डाटा है और इसे आप लोग लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक? और ये आपको 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम आया। कब? 1955 में उत्तर प्रदेश में आपको गोवध निवारण अधिनियम आया। जबकि गो हत्या पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की बात किसके द्वारा की गई थी? तो आप बता सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने गोवध पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, गो हत्या निषेध की बात की थी, ठीक ना?
नेक्स्ट देखिए, सरकारी संस्थाओं में सरकारी नौकरी हमारी जिद है, और ये बातें आप पे जब एग्जाम देंगे तो आपको तब चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अब आपको कोई भी नौकरी देने के लिए ग्रुप डी और सी संबंधी जितनी वैकेंसियां हैं, यानी यूपी ट्रिपल एससी से जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पहले आपको पेट में अच्छे खासे अंक लाने होंगे, यानी लगभग आपको जो है 70 प्लस रहने पर ही आपकी मेरिट काम आएगी। इस बार तो काम 63 पे चल गया, अगली बार काम जो है 70 से नीचे पर नहीं होने वाला है। तो आप सबसे एकदम पुरजोर गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़ा रहिए, और आपको वादा करते हैं कि आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एकदम आपको सारी बातें संस्था हमारे देगी। नेक्स्ट देखिए, वंदे भारत मिशन संबंधित है। ये वंदे भारत किससे है? विदेशों में फंसे भारतीयों से, विश्वव्यापी लॉकडाउन से, या स्वदेश वापस लाने के लिए। तो ये वंदे भारत मिशन जो है उपयुक्त सभी से संबंधित है, ठीक ना। लॉकडाउन के समय में आपको विदेशों में फंसे भारतीय या जो जहां थे उन्हें वापस लाने की दृष्टि से वंदे भारत योजना आपको जो है चलाया गया था, वंदे भारत मिशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र जो है ये कहां है? गोरखपुर में, झांसी में, मुरादाबाद में, या महोबा में, ठीक। तो ये आपको जो है मुरादाबाद में आपको चंदौसी ताप विद्युत योजना परियोजना है, और ये कोयले पर आधारित है। किस पर? कोयले पर आधारित आपको जो है विद्युत परियोजना है, विद्युत केंद्र आपको है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप लोग जो है याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1930 में सर्वप्रथम नलकूप आपको जो है निर्माण प्रारंभ हुआ था? तो नलकूप से सिंचाई के मामले में नलकूप, ठीक ना, याद रखिएगा। नलकूप, नलकूप से सिंचाई के मामले में आपको यूपी पहले स्थान पर है। यूपी क्या है? फर्स्ट स्थान पर है, ठीक ना, प्रथम स्थान पर यूपी है। साथ ही साथ नहरों से सिंचाई के मामलों में भी, नहरों से सिंचाई के मामले में भी आपको जो है यूपी प्रथम स्थान पर है, ठीक ना, प्रथम है। और इसके साथ साथ कुल सिंचाई के मामले में, कुल सिंचाई यानी के मामले में भी आपको यूपी प्रथम स्थान पर है। और भारत का सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक सिंचित फसल, ठीक ना, सिंचित फसल जो है ये कौन सा है? तो बताइएगा गन्ना। गन्ना टोटल जो है अपने उपज का 93% जो है ये सिंचित है। ये बातें भी आप याद रखे रहेगा। और आपको उत्तर प्रदेश के 1930 में नलकूप योजना कहां प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में आपको प्रारंभ हुआ था। कहां पे? मेरठ जिले से आपको प्रारंभ हुआ था। बुक्सा जनजाति की पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? ये बुक्सा जनजाति जो है ये कहां पाई जाती है? तो ये आपको यूपी एंड यूके यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपको यह जनजाति पाई जाती है, ठीक ना। अब यूपी में कहां पाई जाती है? तो यूपी के बिजनौर जिले में, बिजनौर में, ठीक ना, यूपी के बिजनौर में आपको जो है सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक ना, ये बातें। और उत्तराखंड के किस जिले में? तो देहरादून में, देहरादून में आपको सबसे अधिक। उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आपको बुक्सा नामक जनजाति पाई जाती है। और इसके मुखिया को लखत कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो इसके मुखिया को लखत कहा जाता है, ठीक ना।
जबकि बुक्सा जनजाति विकास परियोजना ये आपको यूपी सरकार बुक्सा जनजाति विकास योजना, ये विकास योजना, ये सब बातें आपको कोई बताएगा नहीं, ये गारंटी दे रहा हूं, ठीक ना। जितनी बातें आप सबको बता देता हूं, आप YouTube पे खोज लीजिएगा, बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर पढ़ाते हैं, ठीक ना। धुरंधर हमसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग, और बहुत लंबी लंबी क्लासें, आप सब तो 150-200 ही देख पाते हैं शायद मेरी क्लास को, बड़े बड़े दिग्गज की क्लासें बड़ी लंबी चलती हैं, लेकिन चीजें नहीं बताते हैं, ठीक ना। 1983-84 में आपको जो है यूपी सरकार के द्वारा बुक्सा जनजाति विकास योजना चलाया गया था। ये सारी बातें आप सब याद रखिएगा और समझते भी चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोक कला एवं जनजाति संस्कृति संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई है? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या गाजियाबाद में? तब एकदम सामान्य सा प्रश्न है, इसके स्थापना जो है लखनऊ में की गई है, लेकिन आप बताएंगे इसकी स्थापना कब की गई, स्थापना वर्ष ये मैं नहीं बताऊंगा, सब बातें तो मैं ही बता दूं, क्या स्थापना वर्ष कब है ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों का जवाब आना चाहिए, और तब मैं कल के क्लास में बताऊंगा कि आपको कहां पे है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूपी टीजीटी संस्कृत शानदार तरीके से हमारे संस्था में पंकज सर गजब के संस्कृत के विद्वान, माइंड ब्लोइंग, एकदम गजब के विद्वान हैं संस्कृत के, ठीक ना। और इन्हीं के द्वारा, पंकज सर के द्वारा आपको जो है पढ़ाया गया है, और आप जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पीजीटी टीजीटी दोनों में नाम तो टीजीटी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पीजीटी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारे उनके द्वारा जबरदस्त तरीके से पंकज सर, एकदम डॉक्टर पंकज मिश्रा के द्वारा आपको ये पढ़ाया गया है। आप बिल्कुल पढ़िए, शानदार तरीके से, ये वादा है कि आपको जो चीजें मिलेगा वो अद्भुत अद्वितीय चीजें मिलेंगी, ठीक ना। निम्न में से किस मुगल शासक ने फसली वर्ष की शुरुआत की थी? तो फसली वर्ष की शुरुआत जो है ये आपको अकबर के काल में हुआ था, ठीक ना। और ये फसली वर्ष की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं, जो पीछे मैंने बताया टोडरमल, ये टोडरमल जो थे, ये टोडरमल साहब ही आपको फसली वर्ष की शुरुआत अकबर के काल में किए थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बड़ा विवादास्पद प्रश्न है, इतना गजब का विवादास्पद प्रश्न है कि आपको पूछिए मत, कहीं कहीं दे देगा 1950, कहीं कहीं 1 जुलाई 1952, इसका बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। और आज आप सब इस प्रश्न का पूरी तरह से डीएनए कर लीजिए कि बार बार के विवाद से छुटकारा मिल जाए, ठीक ना। तब बताइएगा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ था, ठीक। तो राष्ट्रपति साहब का हस्ताक्षर जो है, ये दोनों बातें, सब बातें याद रखिए, यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, ये कब आया? तो आया ये 1950 में, ठीक ना, 1950 में आया, ठीक। ये बातें एक बातें। अब यहीं पे ये आपको जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, ठीक, हस्ताक्षर कब हुआ? तो 24 जनवरी 1951 को। ये बातें अब देखिए, 24 जनवरी 1951 ऑप्शन में कहीं भी आपको नहीं दिया हुआ है, जबकि आपको जो है इसे आदेश कब जारी किया गया? तो इसे जो है आदेश जो जारी किया जाता है, ये आपको जो है, हाँ, इसके पहले रिपोर्ट कब प्रकाशित किया जाता है? तो रिपोर्ट यानी यह रिपोर्ट प्रकाशित, ये बड़ी बड़ी
रिपोर्ट प्रकाशित, ये एकदम क्लियर करके नहीं देते, और आप सब प्रकाशित कब किया गया? तो रिपोर्ट प्रकाशित जो है ये 1 जुलाई 1952 को, 1 जुलाई 1952 ईस्वी को आपको इसका रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, जारी किया गया। ये बातें 1 जुलाई 1952 ईस्वी को ये बातें हुई, ठीक ना। अब आपसे पूछा कि आपको जो है कि आदेश कब जारी किया गया, तब बताएगा कि इसका रिपोर्ट प्रकाशित, हाँ ये रिपोर्ट प्रकाशित, एक मिनट बच्चा, ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 26 जनवरी 1951, ठीक ना। ये बातें हैं, यानी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 24 तारीख को, रिपोर्ट प्रकाशित 26 तारीख को। अब जो है कि सुधार लागू कब किया गया, तब बताएगा कि इसे लागू 1 जुलाई 1952 ईस्वी को लागू किया गया। ये बातें आप सबके लिए है, ठीक ना। आदेश लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 1952, ठीक। आदेश लागू, और आप YouTube में देखोगे, गूगल पे देखोगे, मार ढेर सारा बातें 1 जुलाई 1952, ये आपको जो है ज्यादातर जवाब आपको जो है 1950 किताबों में कई जगह आपको जुलाई 1951 लिख दिए हैं। ये सारी बातें गलत है, ठीक। चीजें जो है इस तरह से हैं, आप एकदम चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसके बाहर नहीं है, ठीक। अब भूमि सुधार अधिनियम कब आया, तो भूमि सुधार अधिनियम जो है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, ये पता है, प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार अधिनियम से ही आपको संबंधित है। और इसी के बाद आपको जो है इसी अधिनियम के तहत आपको संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जो है ये इसी के तहत जोड़ा गया, ठीक, जोड़ा गया। ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। ये पूरी बात आप याद रखिएगा, ठीक। ये पूरी बातें आप सबके सामने है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, तब आप बताइएगा कि पहले नंबर पे आपको जो है कि ये दोनों राज्य जो है लागू हुआ। तो दोनों राज्यों में आप कर सकते हैं। राजस्थान में आपको कब लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था, तो 2 अक्टूबर 1900 आपको जो है 59 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में लागू हुआ, नागौर में, ठीक ना। जबकि आपको जो है कि दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में 10 दिन बाद यानी आपको जो है 12 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में, कहां पे, अनंतपुर में आपको पहली बार लागू हुआ। और ये दोनों जो था किस समिति की सिफारिश के बाद, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद, समिति के सिफारिश के बाद, ठीक ना, सिफारिश के बाद लागू होने वाला ये आपको पहला आपको जो है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसने इस समय लागू कौन किए थे, तो उद्घाटन जो है, उद्घाटन प्रधानमंत्री आपको पीएम जेएल नेहरू ने किए थे, पीएम जेएल नेहरू, ठीक ना, नेहरू साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए, संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय जीवों का विवरण संबंधी पुस्तक कौन से है, रेड डाटा बुक में ग्रीन, येलो, ब्लू, तो उसका नाम है रेड डाटा बुक। लेकिन आपको पेज का कलर कैसा है, पेज का कलर यानी आपको जो है पन्ने का कलर कैसा आता है, तो गुलाबी होता है। पृष्ठ का कलर कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। ये बातें याद रखिएगा,
ठीक ना। अब यही पूछेगा कि कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, जारी करता है, जारी करता है। तो IUCN, IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN का मुख्यालय कहां है, का मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय इसका ग्लैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको जो है, स्विट्जरलैंड, ठीक ना, स्विट्जरलैंड में आपको, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में आपको इसका मुख्यालय है। ये बातें आप सब याद रखिएगा। IUCN का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, IUCN का फुल फॉर्म, ठीक ना, फुल फॉर्म ये क्या है? तो ये आप लोग बताएंगे। इंटरनेशनल, चलिए हम नहीं बताएंगे, ये आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में वृक्षा आवरण कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? ये आपको जो है कि 2.05, 3.05, 4.25, 3.16%। तब ये आपको जो है, ये शायद पुराना डाटा है बेटा, ठीक ना, नए में वृद्धि हुआ है, और जो वृद्धि हुआ है 0.8%, ठीक ना। ये आपको वृक्ष आवरण, ये सब अलग अलग कर लो, वृक्ष आवरण आपको कितना है? तो 3.08%। जब पूछे वन आवरण, वन आवरण कितना है? तो वन आवरण जो है ये आपको 6.15 है, ठीक ना, 6.15 है। और जब कुल कितना है? तो कुल जो है ये आपको कितना है? तो 7.22% आपको कुल यूपी के 7.22% भूभाग पर आपको जो है ये आपको कुल आवरण है। सर्वाधिक आपको जो है, सर्वाधिक वन आवरण कौन से जिले में है? सर्वाधिक वन आवरण आपको किस जिले में है? तो सोनभद्र में है, ठीक ना, सोनभद्र जो है सर्वाधिक है। और न्यूनतम जब पूछे, न्यूनतम किस जिले में है न्यूनतम वन आवरण, तब बताएगा कि आपको जो है भदोही, ये दोनों जिला जो है, ये दोनों जिला आपको विंध्याचल मंडल में आता है, ठीक ना, विंध्याचल मंडल, ये दोनों जिला विंध्याचल मंडल में आपको दोनों सर्वाधिक और न्यूनतम, और इसी जिले में मेरा भी जिला मिर्जापुर आता है, ये तीनों विंध्य मंडल के अंतर्गत आपको आते हैं, ठीक। तो ये बातें कमिश्नरी दोनों के एक ही है। ये आपको यूपी टेट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के आप सब पढ़िएगा, ठीक ना, एकदम जबरदस्त तरीके से। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महासागर बस सेवा कहां शुरू किया गया? यानी महासागर बस सेवा आपको कहां शुरू हुआ? कानपुर, नोएडा, लखनऊ या गाजियाबाद? तो बताइएगा कि कानपुर में आपको शुरू हुआ। नेक्स्ट, बंगाल आपको ग्राम पंचायत अधिनियम कब आया? ये सब वन लाइन के रूप में याद किए रहिए। बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम 1919, 20, 21 या 22? तो आप बताइएगा कि 1919 ईस्वी में बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम है। बंगाल से एक बातें और याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू वाला एकमात्र राज्य, एकमात्र राज्य आपको जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल। ये बातें भी याद रखिएगा, ठीक। ये चीजें आपको जो है वहां पे आंचलिक परिषद के रूप में है, ठीक ना, गोरखा आंचलिक परिषद। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो एरोपोर्टिव जो है हवा में पौधों को उगाना कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये आपको जल में पौधों को उगाने की कला को जल में,
जल में पौधों के उगाने की कला को क्या कहते हैं? तो यही कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन कहलाता है, सबको पता है फूलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक ना। और आपको सेरीकल्चर क्या कहलाता है? ये कमेंट बॉक्स में बहुत बार बताए हैं आप सबको। सेरीकल्चर किसे कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, ठीक बताएंगे? चलिए बताइए। रेशम के कीट से, रेशम के कीट का अध्ययन करना है आपको जो है सेरीकल्चर है। भारत एवं उत्तर प्रदेश के पहली चीनी मिल, ये भारत जो लिखा है वैसे बेतिया, पहली सफल चीनी मिल बेतिया में ही है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे प्रतापपुर देवरिया जो है उत्तर प्रदेश के पहली चीनी मिल जो है ये आपको जो है प्रतापपुर देवरिया को माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये उत्तर प्रदेश में देश का डायोस्पर उत्पादित कितना प्रतिशत डायोस्पर उत्पादित होता है? तो लगभग आपको जो है उत्तर प्रदेश में आपको 26% देश का डायोस्पर का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के प्रश्न इक्का दुक्का बार आते हैं लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं। इंडिविजुअल हिंदी व्याकरण शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो ट्रांसिट आपको थियोलाइट के द्वारा, थियोलाइट के द्वारा, आर्क थियोलाइट के द्वारा या पेंटोग्राफ के द्वारा। तो जो है कि मानचित्र को घटाना या बढ़ाने का काम जो है पेंटोग्राफ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पेंटोग्राफ के द्वारा आपको किया जाता है। नेक्स्ट, रोजा ताप विद्युत केंद्र किस जनपद में स्थित है? रोजा, ठीक, एक अभी पीछे पूछा था मैंने। अब रोजा ताप विद्युत केंद्र किस जनपद में है? तो आप बताइएगा कि शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रोजा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। बलहापरा झील कहां स्थित है? तो बलहापरा झील जो है ये आपको किस जिले में? तो कानपुर में बलहापरा झील स्थित है। कहां पे? कानपुर में आपको बलहापरा झील स्थित है, ठीक। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब जवाब देते चलिए और गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत खंडे संस्कृत संस्थान। तो भारत खंडे संस्कृत संस्थान ये आपको जो है इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में आपको हुई थी, ठीक ना। कहीं कहीं आपको 1926 लिखा है, हम 1926 ही लिख दें। 1926 ईस्वी में आपको हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अब यह ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गई है, ठीक ना। 2019 से यह आपको ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गई है। नेक्स्ट देखिए, भूमि या उपज पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तब भूमि या उपज पर लगने वाला कर जो है ये मालगुजारी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? तो इसे मालगुजारी के नाम से जानते हैं। ये आपको लेखपाल की शानदार बुक हमारी संस्था की ओर से लिखी गई है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से आप इसका लाभ भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से इसे परचेज करिए और भरपूर लाभ लीजिए। एक लट्ठा कितने कड़ी में के बराबर होता है? तो एक लट्ठा में आपको जरीब होता है, ठीक ना। जरीब कितने कड़ियां होती है? तो जरीब में आपको 100 कड़ियां होती हैं, कड़ियां, ठीक ना। 100 कड़ियां जरीब में होती है और एक लट्ठे में आपको जो है कितना होता है? तो 10 कड़ियां होती हैं। ये एक और पैमाइश बता देते हैं, एक लट्ठा चौड़ा, यानी एक लट्ठा चौड़ा, ठीक ना। और आपको जो है 10 लट्ठा लंबा, ये 10 लट्ठा लंबा, ये आपको जो होता है बराबर कितना होता है? तो बराबर ये सब भूमि है, ये भूमि है, ठीक ना। एक लट्ठा लंबा और 10 लट्ठा
चौड़ा, ये आपको जो है 1 लठा चौड़ा कर लो, जो भी कर लो, और 10 लठा लंबा बराबर आपको 1 बिस्वा होता है, ठीक ना, बिस्वा होता है। और यदि बात की जाए एक कड़ी कितने आपको, एक कड़ी बराबर कितना गज या आप जो है कि उसको क्या बोलते हैं फुट, तो 0.6 फुट आपको होता है, ठीक ना, 0.6 फुट ये फुट होता है। यदि आपको जो है इंच में कहा जाए तो 7.62 इंच जो है बराबर 1 फुट होता है। ये देख लीजिएगा आप सबके लिए है, ठीक। आपको कंडुआ रोग किस फसल से संबंधित है? कंडुआ जो है धान में, आलू में, अरहर में या गेहूं में कंडुआ रोग किसमें लगता है? तो कंडुआ रोग जो है ये कई जगह आपको गेहूं में दे रहा है कंडुआ रोग, लेकिन मैंने कंडुआ रोग ग्रामीण क्षेत्रों में धान में ही सुना है, ठीक ना। तो कंडुआ रोग धान में भी लगता है और गेहूं में भी। ये कवकों के द्वारा आपको एक फंगी प्रकार का रोग माना जाता है, और ये जो आयोग ने या जो आपको आंसर किताबों ने दिया ये आपको गेहूं दिया। जबकि धान से संबंधित खैरा रोग, ठीक ना, खैरा रोग अभी ही आप सबने पढ़ा, खैरा रोग धान से संबंधित है। आपको जो है आलू से संबंधित कौन सा है? तो भूरा आलू से संबंधित अंगमारे या काला मस्सा, ठीक ना, अंगमारे। अंगमारी में आपको होता क्या है कि पत्तियां जो है पूरी काली काली पड़ जाती हैं, और ये अधिक ठंड के कारण, यानी ठंड के कारण नहीं, अधिक आपको जो है कि उसको क्या बोलते हैं, जो ठंडी पड़ती है ठंड में ठिठुरा जाता है, ठिठुरने के कारण, सर्द हवाओं के कारण अंगमारी रोग होता है। जबकि अरहर की बात की जाए तो अरहर में आपको जो है ये आपको गलन रोग या पर्ण रोग, ठीक ना, पर्ण रोग। ये पर्ण रोग में होता क्या है कि अधिक ठंड के कारण बारिश यदि हो जाती है तो पौधा नहीं बच पाता है, और बारिश सूखी ठंड पड़े तो पर्ण आपको रोग लग जाता है और पत्तियां पूरी सूख के झड़ जाती हैं। यही आपको जो है कौन सी मिट्टी हल्के रंग वाले छिद्रयुक्त तथा महीन कणों से बनी होती है? तो आपको जो है ये खादर मिट्टी होती है, ठीक ना। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी आपको मृदा जो है ये खादर है, और पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक ना, जलोढ़ मृदा आपको क्या है? तो ये बांगर कहलाती है, ठीक। तो ये बातें आपको महीन कणों से निर्मित कौन सी है? तो खादर मृदा होती है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा जो है ये, गंगा से आप सब बहुत प्रश्न बनता है, खासकर गंगा के विषय में तो आपको जो है पूछना ही नहीं, कितने ढेर सारे प्रश्न बनते हैं इसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते, ठीक ना। तो गंगा की आपको जो है कहां से निकलती है उद्गम? तो उद्गम इनका जो है ये आपको गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमनद से इनका उद्गम हुआ, ठीक ना। अब ये मैदानी क्षेत्र में कहां से आती हैं? तो मैदानी क्षेत्र में आपको हरिद्वार से प्रवेश करती है, हरिद्वार से प्रवेश करती हैं, ठीक ना, हरिद्वार से प्रवेश। अब जो है यूपी में सर्वाधिक लंबाई इनके यूपी में ही है, लगभग 1450 किलोमीटर इनकी लंबाई है। इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई भैया इनके 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर इनके कुल लंबाई है। आप यदि बात की जाए तो इस पर परियोजना कौन कौन सी है? तो इस नदी पर आपको जो है फरक्का परियोजना इसी नदी पर आपको स्थित है। वैसे भागीरथी पर जो है ये आएंगे तो टिहरी बांध भी भागीरथी पर ही है, ठीक ना। नेक्स्ट बातें की जाए, बांग्लादेश में इन्हें पद्मा कहा जाता है,
बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं, पद्मा के नाम से। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड के नाम से इसे जाना जाता है। ये बातें आप सब याद रखिएगा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। ठीक ना, ये बातें हुई। तो 2525 किलोमीटर लंबी। उल्टावा किस जनजाति के उपजाति है? उल्टावा पहली बार हम भी प्रश्न देखे और उल्टावा अब तक हमने भी नहीं पढ़ा था। किसकी है? पटारी की, चीरू की, थारू की या बैगा की? तो बताइएगा थारू जनजाति के आपको उप प्रजाति उल्टावा है। ठीक ना, थारू के विषय में ये आपको कहां पाए जाते हैं? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में, हिमालय के तराई क्षेत्र में, के तराई में। ठीक ना, और ये आपको जो है खासकर यूके, उत्तराखंड, यूपी प्लस बिहार, इन 3 राज्यों में ये जनजातियां आपको पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में यूपी के गोरखपुर में आपको यह पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। साथ ही साथ थारू जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, दीपावली को शोक के रूप में आपको मनाती है। ये बातें भी आप सबको पता होना चाहिए। और ये अपने आप को किरात का वंशज कहते हैं, किरात का वंशज कहते हैं। ये कहते हैं कि हम किरात वंश से हैं। ठीक ना, किरात वंश से हैं। ये आपको प्रमुख बातें रही। तो इस तरह से आप सबने शानदार तरीके से, चूंकि बात करने का टाइम नहीं था, आप सबने शानदार तरीके से पढ़ा। इसके लिए आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद तहे दिल से सबको। और आप सब नित्य प्रतिदिन कम से कम संख्या में वृद्धि तो कर दो यार। क्या चिल्लाएं? मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं कि तुम सब पर चिल्लाएं। ठीक ना, कम से कम क्लास को शेयर और लाइक करना ज्यादा। देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि आप 150-200 जो भी रहते हैं, ये सब आप 5-5 लोगों को भी कर देंगे ना, तो मेरी संख्या बहुत पहुंच जाएगी। मैं चिल्लाता नहीं, चूंकि मुझे पढ़ाने में यकीन रहता है। ठीक ना, जितना आपको ज्यादा पढ़ा दूं, जितनी चीजें दे दूं, मेरी एक ध्येय रहता है कि आप सबको कितना दे दूं। ठीक, इसीलिए नहीं तो बातें करने के लिए तो बहुत ढेर सारी बातें हैं, बातें की जा सकती हैं और चीजें समय भी व्यतीत किया जा सकता है, लेकिन 1 घंटे में इतना बताया नहीं जा सकता। इसीलिए लेकर आता हूं जितने प्रश्न, लगभग 40 प्रश्न रहते हैं। 40 प्रश्न 1 मिनट में तो पढ़ने में भी लगता है। ठीक है ना, आंसर लेते लेते हो जाए। लेकिन आप सब स्वयं देखते होंगे कि किस तरह से व्याख्याएं, किस तरह से चीजें देता हूं। इतना तो कम से कम आप सब अपने जो है चीजों को ख्याल रखिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।